वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं दुआओं के साथ हम चलते अपने चैप्टर पर। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 10 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग शब्द विन्यास, वर्ड विन्यास के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत होता है। भूत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थे, थी। इसके लिए इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? वार लिखते हैं या बेयर लिखते हैं, और इसके साथ क्या लिखते हैं? हम हेड लिखते हैं। इसके पहले आपको जानकारी हो गई थी वाज या बेयर का प्रयोग, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो आज हम देखते हैं अगले टेंस क्या परफेक्ट है। परफेक्ट में देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है? इसकी पूर्ण है। अपूर्ण के विषय में हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो पूर्ण है। इसके बाद फिर इसको पहचान क्या है? अंत में चुका है, चुका, चुके आता है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं? हम लोग हैड लिखते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? आपको काल। तो ये रहा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को, यानी कि पूर्ण भूतकाल। और उसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है। उसके लिए क्या करते हैं? हम इंग्लिश में हेड का प्रयोग कर देते हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि हम लोग क्या किए थे कि हेड की जगह पर हम लोग हैव का प्रयोग किए थे। तो आज हम देखते हैं कि हेड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे हम पहले इस टेंस को परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। परिभाषा क्या है? जो कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान देख लीजिए क्या आपकी। पहचान नंबर 1, ऐसे वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, या था, ई थी आदि आता है। ये रहा आपका पहचान नंबर 1। पहचान नंबर 2 देखिए, ये पहचान नंबर 2 में क्या आता है? ऐसे वाक्य प्रायः दो भागों में बटे होते हैं। दो भागों में बटे होते हैं। दो भागों में क्यों बटे होते हैं? अभी आपको इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। बटे होते हैं। देखिए, अब नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 1। देखिए, नियम क्या आपका? आपको जैसा मतलब जान चुके हैं कि जब किसी टेंस में एक ही सहायक क्रिया होती है तो उसे हमको एकवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या पर्सन की दृष्टि से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमको देखने की आवश्यकता होती है जब एक ही सहायक क्रिया है तो प्रत्येककर्ता के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, सिंगुलर तथा प्लूरल प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेड लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म
का प्रयोग किया जाता है। यह आपका है पहला नियम। देखिए इसमें क्या करना है आपको पहले बताया जा चुका है। परफेक्ट टेंस की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हैज होती है, हैव होती है, हैड होती है, इन सब के बाद हमेशा की वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिखी जाती है इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं क्यों लिखी जाती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से लोग समझते हैं। देखिए जैसे राम अपना पाठ याद कर चुका था। देखिए अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, जैसा आपको मालूम है राम हैड लिखेंगे आप, फिर याद करने के लिए क्या लिखेंगे लर्न, फिर क्या लिखेंगे आप हिज लेसन। ये रहा। अब देखिए इस वाक्य का जो आपने ये वाक्य आप देख रहे हैं इसका क्रम क्या होता है। क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप हेड लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई शब्द आता है अदर वर्ड तो हम उसको इसके इस्तेमाल करते हैं। ये तो रहा पहला नियम। अब देखिए भूतकाल में आपको देखना है। अब आप खुद अंदर लगाइए। जैसे ये वाक्य आपको ऊपर लिखा गया है राम अपना पाठ याद कर चुका था। अब कोई काम बीते हुए समय में अब पूरा कर चुका है कि नहीं कर चुका है, ये बात मतलब जब कही जाती है इसमें कोई ना कोई आपको प्रूफ देना पड़ता है। जैसे मानिए राम अपना पाठ याद कर चुका था, ये वाक्य बीत गया है। जब बीत गया है तो ये कोई सुनने वाला व्यक्ति या जिसके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि ये काम पूरा हो चुका है कि नहीं पूरा हो चुका है। इसके लिए हमारे ग्रामेरियन महोदय ने क्या बताया है कि इसका एक नियम अलग से बनाया है। क्या बनाया है कि ऐसे वाक्य प्राय दो वाक्यों में बढ़ जाते हैं। तो अब पहले आप देख लेते हैं कि हम दो वाक्य जो सिंगल वाक्य में होते हैं उसमें आप देख लेते हैं। जैसे देखिए एक वाक्य आता है आपका इसमें कि पहले ही आता है। देखिए एक आता है पहले, ये नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द लिखा हो, पहले का मतलब बिफोर का प्रयोग हुआ हो तो ध्यान दीजिएगा कि आप आगे इसके आगे वाले नियम में आपको देखेंगे तो पहले का शब्द का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक पहले का प्रयोग है, देखिए आपने लिखा है कि पहले शब्द आया है तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे देखिए लिखा है यानी कि जैसे मैं पहले, यहाँ पे लिखा पहले ही, मैं पहले ही ताजमहल देख चुका था। देखिए अब इसमें एक आपका आया पहले ही, तो पहले ही के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए 2 प्रयोग कर सकते हैं आप। पहला क्या है, अगर आपको ये समझते हैं कि ये आपका कर्ता की विशेषता बताता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। देखिए एक वाक्य आपका ये होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है, पहले ही के लिए हुआ है। अब एक पहले ही आता है, इसके लिए बिफोर भी लिखा जाता है, दोनों चीज़ लिखा जाता है। अब आपको ये देखना है कहाँ लिखा जाएगा। अगर आप मतलब ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसके स्थान पर आप दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, जैसे आप अथवा आर लिख सकते हैं आप, आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर। देख रहे हैं आप बिफोर।
अब देखिए आप, एक ही वाक्य के लिए अगर किसी वाक्य में पहले ही आया है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि अगर ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं तो हमेशा आप हेड के साथ हेड के बाद लिखेंगे। अगर आप ऑलरेडी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो बिफोर का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको लास्ट में मतलब वाक्य के अंत में बिफोर लिखा जाता है। ये रहा ऑलरेडी, पहले ही के लिए ऑलरेडी का प्रयोग और पहले ही के लिए बिफोर का प्रयोग, ये दोनों क्रम होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। अब देखिए तीसरे नियम में क्या है। तीसरे नियम में आपको देखना है कि यदि वाक्य आपके दो भागों में बटे होते हैं। अब इसके पहले हमने चर्चा किया था कि वाक्य दो भागों में क्यों बटते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट कहा जाता है, जो बातें कही जाती है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो विश्वास दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाक्य अलग से जोड़ देते हैं। जैसे लिखा है नियम पर देख लेते आप, नियम 3, यदि वाक्य दो भागों में बटा हो, दो भागों में बटा हो तो इसके लिए निम्न शर्तों का पालन करते हैं। देखिए अब देखिए कौन कौन सी शर्तें पालन है। देखिए जब ये वाक्य दो भागों में बटा होता है, इसमें एक वाक्य दो भागों में बटा होता है तो एक वाक्य को हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया है मेरे आने से पहले वह जा चुका था। देखिए ये आपका वाक्य है। अब देखिए आप, एक वाक्य आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और दूसरा वाक्य आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। पहले वाक्य में देखिए, जब आपका, अभी हमने आपको बताया, जब वाक्य आपका कोई एक साधारण वाक्य दो भागों में बटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रत्येक वाक्य को एक हम उपवाक्य के नाम से जानते हैं और उपवाक्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लाज बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस वाक्य में आपके दो क्लाज हैं। एक क्लाज आपका मेरा आना और दूसरा है उसका जाना। ये दो आपके, अब इसमें आपको देखना है कि क्लास जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लास का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्लास का मतलब वाक्य में जो मुख्य हो, जो मेन हो। जैसे देखिए ये वाक्य कहाँ पूरा होता है, ये वाक्य यहाँ तक पूरा होता है मेरे आने से पहले। लेकिन अगर इस वाक्य को हम अगर कहीं लिख दें तो ये क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। तो अपने आप में क्या आपका मेन प्रिंसिपल क्लास आपका ये बनता है। तो प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे। दूसरी चीज़ जान लीजिए, एक तो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका दो वाक्य बटा है तो प्रिंसिपल क्लास आपका ये है। इसमें देख लीजिए आप, इसकी पूरी जानकारी आपको क्लास वाले चैप्टर में आपको मिलेगी। तो ये आपको क्या बनता है, आपका प्रिंसिपल क्लास बनता है। प्रिंसिपल क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य। और दूसरा क्या देखिए, ये क्या आपका, यानी ये वाक्य जो इस वाक्य ऊपर आश्रित है इसे हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास बोले। क्या बोलेंगे आप, सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। तो ये नियम होता है कि जैसे नाम से ही आपको देखिए लिखा है प्रिंसिपल का मतलब मुख्य है। तो जब मुख्य है तो उसको हम वाक्य में सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसका अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे। मतलब इस वाक्य का अनुवाद हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या होगा इस वाक्य का अनुवाद, देखिए आप, ही हैड गॉन, जा चुका था। अब इसके लिए क्या लगाएंगे आप, बिफोर लगाएंगे आप, बिफोर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, सबऑर्डिनेट का प्रयोग करेंगे। आपको ये देखना है कि ऐसे टेंस में तो प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद हमेशा हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या बिफोर लगाएंगे। फिर जो बचता है आपका, क्या बचता है आपका, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब ये हुआ कि इसको हम पास्ट इन्फिनिटिव में लिखते हैं। तो पास्ट इन्फिनिटिव में आपको नियम बताया गया है कि वाक्य में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो अब मेरे करेंगे क्या लेंगे आप, आई लिखेंगे।
अब यहाँ पर आना है, आना के क्या लिखेंगे, टीम लिखेंगे। ये रहा। अगर बाई द वे अगर आपको क्लास के बारे में जानकारी नहीं है तो इसकी दूसरी चीज़ देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए आपको प्रिंसिपल क्लास के बारे में, क्लास का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो दूसरी भाषा में इसी को समझ लीजिए क्या लिखा जाता है। देखिए, अब आपको इसमें पता लगाना है कि दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य पहले हुआ है। जैसे पहला कार्य कौन से हुआ है, यानी पहला मेरा आना या कि उसका जाना। तो पहला वाक्य हो रहा है, तो पहला वाक्य है उसका जाना। तो अगर जो काम पहले होता है उसके लिए हम पहले लिखते हैं। वो जा चुका था, ये काम पहले हुआ, इसलिए क्या लेंगे आप, ही हैड गॉन। जो काम पहले हुआ है उसके लिए अनुवाद हम सबसे पहले लिखेंगे। और जब लिखेंगे तो उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, ही हैड गॉन। उसके बाद क्या लगाएंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में क्या है, यानी कि पहले लिखा है, पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, बिफोर। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, आपको जो बच रहा है, यानी कि जो दूसरा वाक्य जिसका जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे आप, बाद में लिखेंगे। और वो किस में लिखेंगे, सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो ये रहा आपका वाक्य। जब आपका वाक्य दो वाक्य में बटा हो तब इस प्रकार का हम अनुवाद करते हैं। अब आपको देखना यही है कि पहले के लिए आपको देखिए, अभी एक वाक्य में आपने पहले के लिए बिफोर लगाया था, वो कहाँ लगाया था आपने, सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य अंत में लगाया था। लेकिन यहाँ पर देखिए दो वाक्यों के बीच में आया था, क्योंकि यहाँ पर यही शब्द आपका जो क्या है कनेक्शन का काम कर रहा है। ये रहा आपका बिफोर का प्रयोग। अब इसके अलावा इस टेंस में एक शब्द और आता है, आता है उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस वाक्य का क्रम देखते हैं हम लोग, क्रम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, प्रिंसिपल क्लास लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लास लिखिए आप। फिर क्या लिखते हैं आप, प्रिंसिपल क्लास में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, हेड लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट आया तो आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको आप। फिर क्या लगाएंगे, अभी इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बिफोर नामक कंजक्शन लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। फिर उसके बाद अगला क्रम क्या बनता है आपका, पास्ट इंडिफरेंस बनता है, पास्ट इंडिफरेंस। पास्ट इंडिफरेंस उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट आया हो तो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये रहा, यानी कि जब हम यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हैं आप, ये बिफोर का क्रम है। किसका क्रम है, बिफोर का क्रम है। यानी कि अगर वाक्य में पहले आता है उसके लिए इस क्रम का प्रयोग करते हैं। तो आप बिफोर का प्रयोग दो प्रकार से आप देख चुके हैं। आइए इसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए, ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे आने से पहले इसी प्रकार का पहले ही लिखा हो, तो दूसरा भी वाक्य आता है, तो दूसरे वाक्य की जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, ये बिफोर वाले में नियम में हम लोग नियम देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम क्या आपका, इसमें नंबर ए बी करके लिख देते हैं। यदि वाक्य बिफोर नामक, बिफोर यानी कहने का मतलब पहले, यदि वाक्य में बिफोर नामक कंजक्शन का प्रयोग हुआ हो, तो अंतिम उपवाक्य का मतलब आप समझ रहे हैं। अंतिम उपवाक्य का मतलब प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद सबसे पहले करते हैं। प्रिंसिपल क्लास को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रत्येक कर्ता के साथ हेड लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर बिफोर लिखकर
लेकिन प्रथम उपवाक्य, प्रथम उपवाक्य का मतलब, प्रथम उपवाक्य को क्या बोलेंगे हम? सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज का अनुवाद, का अनुवाद बिफोर की बात करते हैं, इसके बाद बिफोर की बात करते हैं, बिफोर के बाद करते हैं, अर्थात अर्थात पास्ट इन्फिनिट में, पास्ट इन्फिनिट में प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपका इसका नियम। क्रम आप लोग देख ही चुके हैं, एग्जाम्पल आप लोग देख ही चुके हैं। ये रहा इसका नियम। अब देखिए ये तो रहा आपका, अगर वाक्य आपको दो भागों में बटा है तो ये आपने देखा क्या, यदि वाक्य में बिफोर आया हो, अब ध्यान दीजिएगा, अगर बिफोर आए इसका मतलब और भी कंजक्शन आपके आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि वाक्य में बिफोर नामक कंजक्शन का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी जगह पर, ऐसे शर्त के अनुसार हम क्या करते हैं, अंतिम उपवाक्य जिसको हम प्रिंसिपल क्लास के नाम से जानते हैं, इसका अनुवाद हम सबसे पहले लिखते हैं। और लिखते हैं किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि चाहे आपका एक क्वेश्चन करता हो, चाहे आपका बहुवचन करता हो, प्रत्येक कर्ता के साथ क्या लिखते हैं? हम हायर लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? हम बिफोर नामक कंजक्शन लगाते हैं। बिफोर नामक कंजक्शन लेकर के प्रथम उपवाक्य यानी कि जो वाक्य में सबसे पहले लिखा है उसको हम क्या लिखते हैं? किसमें? पास्ट इन्फिनिट में लेकर के जो कर्ता उतार देते हैं। पास्ट इन्फिनिट में नियम क्या होता है कि प्रत्येक कर्ता, चाहे आपका एक वचन में हो चाहे आपका बहुवचन में हो, हर जगह क्या लगाते हैं हम लोग? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये रहा बिफोर नामक कंजक्शन का प्रयोग करके। अब आइए, इसके अलावा जैसे पहले आता है ना, इसी प्रकार एक आपका और आता है, उसको हम क्या लोग बोलते हैं? बी के नाम से हम लोग जान लेते हैं, उसको बोलते हैं आफ्टर का प्रयोग। देखिए देखिए बी करके लिखते हैं हम। यदि वाक्य में, यदि दोनों उपवाक्यों के बीच में, दोनों उपवाक्यों के बीच में के बाद आया हो, तो इसके लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे जब किया जाता है इसको हम देखते हैं। देखिए इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में अंतिम उपवाक्य, अंतिम उपवाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज क्या लिखते हैं हम? पास्ट इन्फिनिट में लिखते हैं। देखिए ये आपको ध्यान देना है, आपको पास्ट इन्फिनिट में लिखते हैं। इसके पहले किस में लिखते थे आप? में लिखते हैं। फिर आफ्टर का प्रयोग करके, आफ्टर का प्रयोग करके सबॉर्डिनेट क्लॉज को, सबॉर्डिनेट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेड के साथ
हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रहा किसका अनुवाद किया जाता है, किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहले क्रम भी देख लेते हैं। क्रम देखिए क्या है इसका, इस वाक्य का क्रम क्या है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखा जाता है आपको मालूम है। सबसे पहले क्या कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर आपका करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्या आपका, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, यानी कि पास्ट इंक्लूड, उसके बाद क्या लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस वाक्य में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे आप कर्ता लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप हेड लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये रहा इस वाक्य का क्रम। और आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद किसान जा चुके थे। देखिए वाक्य आपका अब आपको देखिए, ये आपको मेन ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए वर्षा होने के बाद, यहाँ पर क्या लिखा, के बाद लिखा है ना, यहाँ पर यही शब्द क्या कंडीशन का काम करता है। अगर ऐसे वाक्य बिफोर के स्थान पर, पहले के स्थान पर क्या आता है, वो के बाद आता है, तो उसमें थोड़ा क्रम बदल जाता है। जैसे क्रम क्या बदलता है, यही वाक्य जिस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते थे, उसी वाक्य को हम किसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे क्या लिखा है, किसान जा चुके थे, तो क्या लेंगे आप ये आपका क्या बनता है, प्रिंसिपल क्लास बनता है, लिखेंगे द फार्मर, द फार्मर वेंट, यानी कि किसान जा चुके थे। अब इसी की क्या लेंगे आप, आफ्टर का प्रयोग करेंगे आप, आफ्टर, फिर क्या लेंगे आप, इट हैड रेन्ड। देखिए अब इसमें दोनों वाक्यों में आपको यही ध्यान देना है, अगर आफ्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं, अगर हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो ये आपको ध्यान देना है कि जो अंतिम उपवाक्य, इसके पहले में क्या लिखते थे आप, अंतिम उपवाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन जब के बाद आएगा तो हम अंतिम उपवाक्य को किस में लिखेंगे, आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, फिर आफ्टर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो प्रथम उपवाक्य उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में लास्ट में कर देते हैं। इसका क्रम देख लीजिए आप, इस वाक्य का क्रम क्या बनेगा आपका, पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आप नीचे लिख ही चुके हैं, देख चुके हैं। ये आपका क्या है कि आफ्टर का प्रयोग। अब इसके अलावा देखिए ज्यादातर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यही चीज देखने को मिलता है, या तो बिफोर का प्रयोग होता है, या तो आफ्टर का प्रयोग होता है, या तो तीसरी बात आता है कि पहले का प्रयोग, मतलब उसमें क्या होता है, वाक्य आपका एक भागों में बटा होता है। हमने आपको बता चुके हैं कि वाक्य जो है दो भागों में क्यों बढ़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट की बातों को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सत लगा देते हैं। जैसे किसान जा चुके थे, इस बात पर हमको विश्वास कम होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा सही बात है गलत बात है, लेकिन हम उसके पहले सत लगा देंगे। वर्षा होने के बाद गया था तो हमको यकीन हो जाता है कि जो भूतकाल में जो बातें कही जा रही हैं वो सत्य है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाक्यों को विभागों में हम लिखते हैं। अब देखिए कभी कभी एक वाक्य और आता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इस वाक्य में हम आप लोगों के लिए देखिए, वीडियो जरूर आपको लंबा जरूर हो जा रहा है, लेकिन आप सारे नियम को आप देखते चलिएगा। देखिए आप यदि वाक्य, और यह नियम आपका, नियम नंबर 4 जो भी हुआ आपका, यदि वाक्य में जब डॉट डॉट तब का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों में जब की इंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं।
ऐसे वाक्यों में होने वाले शब्द का मतलब आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। प्रिंसिपल क्लास, क्या समझेंगे आप? प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल क्लास को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। आप इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अब देखिए, पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या है आपको? जैसे इसमें एक शब्द आया तब। देखिए, तब की अंग्रेजी क्या होती है? दिन होती है। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? दिन होती है। लेकिन यहाँ पर होने के साथ दिन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन के रूप में दिन नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा? यानी कि उसके स्थान पर हम क्या काम लगा देते हैं। यानी कहीं करते लिख सकते हैं आप तब के लिए, तब शब्द के लिए दिन का प्रयोग ना करके दोनों वाक्यों के बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपवाक्य हम जिसको क्या बोलते हैं? दूसरा उपवाक्य हमको क्या मानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं हम। लिख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अब देखिए, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही अनुवाद है। ऐसे वाक्य भी आते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपको बताया गया कि अब यहाँ पर वाक्य में क्या है? जब आया है, तो जब के लिए क्या लिखते हैं आप? व्हेन का प्रयोग करते हैं। आपको बताया डब्ल्यूएस टाइप शब्द जितने होते हैं ये दो प्रकार का काम करते हैं। एक आपका ककारवाचक और एक आपका जकारवाचक। तो आइए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो आप यहाँ व्हेन का आपने प्रयोग किया। अब व्हेन के साथ क्या लेंगे आप? हमने आपको बताया था कि जो उपवाक्य व्हेन के साथ जुड़ा होता है उसको हम किस में लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हम क्या लेंगे? व्हेन आई रीच्ड स्कूल। ये आपका देखिए, अभी आपको ऊपर बताया ना क्या लगाते हैं? हम कामा लगाते हैं, तो कामा लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या लेंगे आप? डबल हेड रन। देखिए, इस वाक्य का क्रम के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अब इस वाक्य का क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम ऐसे वाक्यों में क्या लेंगे? लिख लीजिए आप क्रम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? व्हेन लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं आप? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जो भी आता है आपका, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप? क्या लगाएंगे? इसके बाद क्या लगाएंगे आप? कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? कामा लगाएंगे। फिर आपको क्या लिखेंगे? आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे आप। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब आपको बताया गया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद हेड लिखते हैं। फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर अगर आपको वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंदर छोड़ देते हैं। ये रहा आपका किसका प्रयोग? यहीं पर आप लिख दीजिए आप
ये क्या आपका यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेंस। देखिए ये रहा आपका क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों कि देखिए ये वीडियो आपके लिए लंबा जरूर बना होगा, लेकिन एक कहावत कही गई हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आधा ज्ञान विष के समान। तो हम कोई अधूरी जानकारी लेकर के हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको संपूर्ण जानकारी लेना है। और इसके अलावा भी एक नियम और भी हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इतने ही नियमों का हम लोग इस टेंस में अध्ययन करते हैं। शेष नियम जो भी है उसको आने वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।